सबसे पहले थैंक यू। इसमें ये है कि ये ईद का दिन होता है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम सारा साल जितना भी गोश्त खाते हैं उन सबसे ज़्यादा जो सेहतमंद गोश्त होता है वो हमें कुर्बानी पे देखने को मिलता है। अच्छा। आम तौर पे जो कसाब ज़िबा कर रहे होते हैं वो या बूढ़ा जानवर होता है या वो जानवर होता है जो बीमार होता है, डेफिनेटली वो उसको कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है जो सेल हो रहा होता है आम तौर पे, क्योंकि सेहतमंद या खुश जायका या खुश अखलाक या खुश बदन जानवर आम तौर पे फार्मर भी सेल नहीं करता। वो ज़्यादातर वही सेल हो रहे हैं, कुर्बानी के लिए रख देते हैं उसे। कुर्बानी के लिए रख देते हैं। अखलाक भी कहा, अखलाकियात भी इसमें मैटर करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैटर करती है। वो ठोड नहीं मारेगा। ठोड नहीं मारेगा। तो ये एक बहुत लजीज गोश्त होता है, सेहतमंद गोश्त होता है और स्पेशली न्यूट्रिशनल वैल्यू से बहुत इनक्रेजिंग होता है, मतलब फुल होता है कि जो आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं या बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं। लेकिन इसमें दूसरा मसला ये होता है कि हम बेलगाम होकर उसको खाना शुरू कर देते हैं ना। उसमें ये है कि आप दिन में 3 टाइम खाना है तो तीनों टाइम गोश्त खाने के बजाय आप एक टाइम गोश्त खाएं, एक टाइम सब्ज़ी खाएं और ताकि इतदाल के साथ रहें। हम इस ईद पे ज़बान को तो खुश करते हैं लेकिन मैदे की खुशी भूल जाते हैं। अगर इस लेकिन अगर डॉक्टर साहब सॉरी टू कट, आपको काटना पड़ रहा है, अगर गोश्त ज़्यादा हो जाए, फ्रिज में पूरा नहीं आ रहा, तो फिर भी वो खा खा के 3-4 टाइम ही तो बराबर करना है ना, लेवल करना है। उसका और तरीका भी होता है ना कि उसको रोटेशन में रखें। आप किसी के घर भेजें, कोई आपके घर भेज रहा होगा, वो रोटेशन में चलता रहेगा ना। तो इकट्ठी एक जगह पे जगह होना तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड होती है ना। तो उसमें ये होता है कि आप मैदे को खुश करने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा दें। और सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि ईद पे छुट्टियां होती हैं, सारे कारोबार बंद होते हैं, दफातर बंद होते हैं, तो वेले बंदे को वैसे ही भूख लगी रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये भी सही है। तो आप जब भी खाएं उसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी चाहिए वो उन लोगों को करनी चाहिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या गुर्दे के मरीज़ हैं। ये 3 मरीज़ ऐसे हैं जिनको गोश्त की ज़्यादती ज़्यादा नुकसान देती है। अच्छा, शुगर के मरीज़ के लिए सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि हम जो गोश्त के साथ दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं ना वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसमें नान है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें जो उसको और बढ़ा देती हैं, उसकी कैलोरीज़ को और उसकी इनडाइजेशन को बढ़ाती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। उससे बेहतर ये है कि आप बेशक गोश्त खाएं, उसमें ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले के बजाय हल्का नमक रखें, हल्के मसाला जात रखें और उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे वो इजी टू डाइजेस्ट होगा। और इस गोश्त के साथ आप कोल्ड ड्रिंक की बजाय अगर आप कहवा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़ूद हज़म भी होगा। और जब आप पका रहे हों उस वक्त भी अगर आप उसमें पुदीना शामिल करते हैं या उसमें नींबू का रस शामिल करते हैं या अदरक शामिल करते हैं या पपीते का पाउडर शामिल करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गोश्त को ज़ूद हज़म बनाती हैं। वो आप इजीली खा भी सकते हैं और वो आपको भारीपन भी नहीं करती। तो खान साहब, ये गोश्त के ज़्यादा खाने से एक्सेस ऑफ ईटिंग मीट कोई किसी भी तरह का हो, एक तो ये कि ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा होता है, बीफ या मटन? और अगर खुदा न खास्ता आप ज़्यादा खा लेते हैं, जज्बात काबू में नहीं रहते आपके, तो फिर कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? देखिए, नुकसानदेह ये दोनों जो बीफ और मटन हैं ये रेड मीट में आते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं। इसमें चूँकि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है लेकिन उसके साथ साथ इसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, विटामिन B12 भी ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। तो ये वैसे आम लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें नुकसानदेह सिर्फ इसी वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप आर्गन मीट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कलेजी है, फेफड़े हैं या मगज़ खाते हैं, आप पाए खाते हैं, तो ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ाते हैं। इससे जो फौरी तौर पे तेज़ाबियत मैदे की बढ़ सकती है और आपको देखिए ये गर्म होता है ना गोश्त, तो गर्मी की चीज़ जैसे चीज़ आप मैदे में डालते हैं, कोई भी गर्म चीज़ आप डालते हैं तो वो उससे एसिडिटी बढ़ती है। वो आप चाहे चिकन को भी अगर तेज़ मिर्च मसाले लगा के डालेंगे तो वो भी आपको तंग करेगा। अच्छा, अगर हम मिर्च मसाले ना डालें, बारबेक्यू कर लें, स्टेक्स बना लें, तो फिर क्या खाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। फिर भी नहीं। उसमें बारबेक्यू में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि गोश्त जले नहीं। जो हिस्सा उसका ज़्यादा हीट की वजह से जल जाता है, ब्लैक हो जाता है, वो आपको इंडाइजेशन काज करता है। अगर आप उसको नीम हीट पे अच्छी तरह कुक करते हैं तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और स्पेशली जब हम मैरिनेट करते हैं तो उस वक्त भी ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले रखे जाते हैं ताकि थोड़े थोड़े अब्जॉर्ब होते हैं, तो वो फिर बाद में नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर आप हल्के मिर्च मसालों के साथ चाहे उसको बॉयल्ड करें, चाहे उसको आप ग्रिल करें, वो बहुत हेल्दी गोश्त होता है और आपके लिए बहुत सूटेबल। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों के लिए, जवान लोग और फिर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, एक दिन में कितना मीट उनको आइडियली खा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा वो एक्सेस में शुमार होगा? जी जी, एक जो हार्ट एसोसिएशन कहती है वो ये कहती है कि 3 औंस आप उसको आसान तो 3 पाव
नहीं 3 औंस। 3 आउंस। 3 औंस का मतलब है 1 हथेली जितना गोश्त। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, 1 हथेली जितना तकरीबन 1.5 पाव करीब बनता है। तो वो आप जो गोश्त है वो आप खा सकते ये हैं। गुजरांवाला और लाहौर के लोग तो एक निवाला में इतना खा जाते हैं। लेकिन ये खाएं ज़रूर, लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप गोश्त पका रहे हो उसमें साथ अगर आप सब्जियों को ऐड करते रहते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं होता। खाना आप नहीं है, आपकी फ्रीज़र में पड़ा है, आप बाद में भी खा सकते हैं। तो लेकिन आप बजाय इसके कि आप 1000 का गोश्त खाएं फिर 5000 डॉक्टर को दें, तो उससे बेहतर यही है कि आप हौसले से खाते रहें और आपकी सेहत भी मेंटेन रहे और आपको एनर्जी भी मिलती रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि आप नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो हमें कौन सी मेडिसिन, अगर पेट फूल रहा है या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है या फिर हमें तेज़ाबियत महसूस हो रही है, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि, क्योंकि डॉक्टर्स भी छुट्टी पर होते हैं, डॉक्टर्स भी आराम कर रहे होते हैं घर में, ज़ाहिर है उनका भी फैमिली टाइम होता है, ईद होती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और हम ले सकते हैं ऐसी सूरत हाल? इसमें ना मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो फौरी तौर पे कहवा है जो आप बना सकते हैं, दूसरा आप एक पाउडर है जो बना के रख लें। सबसे पहले हम पाउडर की बात करते हैं। उसमें आपने हम वज़न चीज़ें ले लेनी है, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और उसके साथ नुशादर। ये 4 नुशादर ठीक है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम वज़न लेके उसका पाउडर बना के रख लें। अगर आपको किसी भी वक्त मतलब रात को या किसी भी बेहतियाती टाइम पे अगर कोई तकलीफ़ मैदे की शुरू हो रही है तो आप नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लें। ठीक। और दूसरा कहवा है, उसमें ये है कि सौंफ, अजवाइन और उसके साथ पुदीने के चंद पत्ते और अदरक का 1 टुकड़ा, इसका आप कहवा बनाएं, उसको अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब आप तवे से चूल्हे से उसको उतार लें तो फिर उसमें चंद कतरे नींबू के पानी के डाल दें, नींबू का रस। ज़बरदस्त। और वो हर खाने के बाद अगर आप 1 कप लेते रहेंगे तो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको किसी किस्म की हैवीनेस भी नहीं होगी, इंडाइजेशन, मतली या ये दोनों चीज़ें तो डॉक्टर साहब जो आपने बताई हैं ये बड़ी ऑर्गेनिक और बड़ी मुफीद हैं, और organic मेरे ख्याल में बगैर तकलीफ के भी आपको हर खाने के बाद ये कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपके किचन में अवेलेबल भी है, क्योंकि उस दिन पंसार भी छुट्टी पे ही होता है। बिल्कुल, आपको पहले से अपने किचन में ये चीज़ें रखनी हाँ, चाहिए। उसमें ये चीज़ें आपके पास अगर इसमें अवेलेबल। सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा, ज़ीरा वाइट हो या ब्लैक हो? वाइट, सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। अच्छा खान साहब, एक और चीज़ भी है कि हम लोग जब खाना बना रहे होते हैं तो हम या तो बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं या फिर हम कच्चा रख लेते हैं उसको। जैसे स्टेक वगैरह बनाए जाते हैं तो वो अभी उस तरह से तैयार नहीं होते, फुल कुक नहीं होते हैं, तो क्या वो आपके लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होता है, ज़्यादा कुक कर लेना या कम कुक करना? कम कुक कर लेना जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, और जो ज़्यादा कुक होता है वो आपको एनर्जी नहीं देता, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मर चुके होते हैं। अच्छा, ज़्यादा हम जैसे गला देते हैं गोश्त को, तो क्या वो नहीं सही होता? नहीं, ज़्यादा गला देने का मतलब ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट जैसे मलाई बोटी टाइप, वो तो ठीक होता है। लेकिन जब बहुत ही कुक करते हैं जिसमें हलवा बना हुआ होता है, बोटियों को पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी बोटी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, वो वाला जो होता है उसमें जैसे वो गोश्त ख़त्म हो जाता है ना, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है जो हमारा आम ट्रेडिशनल में दम पुख्त का तरीका होता है कि बिल्कुल हल्की आंच पे उसको पकाएं, बिल्कुल हल्के मसाले के साथ उसको 2-3 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दें हल्की आंच पे। वो जो पकता है वो न्यूट्रिएंट के लिए भी ज़बरदस्त है, आपके डाइजेशन के लिए भी ज़बरदस्त है, एनर्जी के लिए भी ज़बरदस्त है, और आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं देगा। आज आप जो है वो नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियनिस्ट भी हैं, खाने पकाने के तरीके भी आप बता रहे ये हैं। नेचुरल मेडिसिन लाइफस्टाइल मेडिसिन होती है एक्चुअली। इसमें लाइफस्टाइल के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ सिर्फ दवाई पे डाल के नहीं जान छुड़ा सकते इसको ना। सही जी। अच्छा, योगर्ट का इस्तेमाल हम अपने खानों में बहुत ज़्यादा करते हैं, और योगर्ट वैसे भी प्रोबायोटिक होता है, तो उसको कहा जाता है कि वो आपकी डाइट के लिए, वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर होता है और खाने की तासीर को भी बदल देता है। तो क्या ये तरीक़ाकार सही है खानों के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल किया जाना, या बिल्कुल खाने के साथ इस्तेमाल किया जाना? खानों के अंदर अगर ड्यूरिंग कुकिंग आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो मिर्च मसाला जात के तेज़ असरात होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और अगर उस खाने के साथ आप रायता इस्तेमाल करते हैं तो जो खाना स्पेशली गोश्त मैदे में गर्मी करता है और भारीपन करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सादा दही की बजाय अगर आप उसमें भी भुना हुआ ज़ीरा और उसके साथ पुदीना ऐड कर लेते हैं, उसको रायता टाइप बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट होता है और वो आपकी जो खाने की तेज़ गर्मी या तेज़ी को है उसको कम करता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है खाना। ज़बरदस्त।